हेलो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एग के साथ और जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो यहाँ डायग्राम सिर्फ ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी का डायग्राम आपका जब एम्ब्रियो वाला टॉपिक होगा उसमें आएगा। तो इस वाले डायग्राम में ये उल्टा डायग्राम है, मतलब उल्टा सीधा दोनों ही चल जाता है। जैसे ये होते हैं 3 एंटीपोडल्स और ये 2 सिनर्जिड्स और एग सेल। इसी डायग्राम को इन्होंने उल्टा कर दिया है, जिसमें ये दोनों सिनर्जिड्स और ये हो गया एग सेल, ये हो गया आपके सिनर्जिड्स, ये एग सेल, और ये 3 हो गए एंटीपोडल्स और बीच में हो गए पोलर न्यूक्लियाई। तो इस डायग्राम को देखकर आपको समझ आएगा कि ये इस टाइप का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। तो इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे ये सिनर्जिड्स हैं वो डी जनरेट हो रहे हैं। डी जनरेट का मतलब है ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो इवेंट हो रहा है ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, जिसमें जाइगोट बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी जनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, और ये वाला जो सेल है ये आपका एग सेल था जो अब जाइगोट बन चुका है। एग सेल ने फ्यूज़ कर लिया था मेल के साथ और अब ये जाइगोट बन गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। नेक्स्ट आते हैं, ये जो पूरा ऐसे वाला जो बीच का सेल था, ये हो गए आपके 3 और ये हो गए 2। तो ये वाला जो सेल होता है इसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। यही सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो गया है एंडोस्पर्म में, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल था वो किससे बनता है? वो बनता है आपका सेंट्रल सेल। पुराना नाम इसका सेंट्रल सेल था, लेकिन फ्यूजन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गया है। और ये रहा आपका पीईएन। पीईएन किससे बना है? पीईएन जो था वो आपका ट्रिपल फ्यूजन से बना है। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई के संग इन्होंने फ्यूज़ कराया था, और उससे आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस बोलेंगे तो आपको डायग्राम में ये सेंटर में बनाना होता है, वहीं पर अगर पीईसी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेल और न्यूक्लियस में डिफरेंस है। तो आपके पास ये हो गए डायग्राम्स। ये वाली जो सेल होती है पूरी, ये कन्वर्ट होती है पीईसी में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कन्वर्ट होता है पीईएन में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। नीचे दिख रहे होंगे डी जनरेटिंग एंटीपोडल्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड्स और एंटीपोडल दोनों ही डी जनरेट होते हैं, बचता है इसमें जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अभी के लिए सिर्फ आगे वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ये टॉपिक्स आपका पीछे वाले डायग्राम्स के साथ कोरिलेट किया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन समझ आ गया होगा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये इसके 3 इवेंट होंगे। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने एंथर बनाया, आपके पास एंथर में पोलन ग्रेन्स बने, फीमेल में एम्ब्रियो सेक बना, जिसमें ये एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स वाली चीज़ें थी। फिर इनका फ्यूजन हुआ, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुआ, डायलॉग हुआ इनके बीच में। अगर वो राइट टाइप का था तो आपके पास पोलन ट्यूब बनती है, अगर राइट टाइप का नहीं होता है तो पोलन ट्यूब नहीं बनती है। ये सारे जो इवेंट्स थे ये हमारे प्री फर्टिलाइजेशन में थे। फर्टिलाइजेशन में हमने 2 इवेंट्स पढ़े। एक हमने सिनगैमी पढ़ी, जिसमें हमने मेल एंड फीमेल का फ्यूजन पढ़ा। दूसरा हमने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा। ये दोनों इवेंट्स हमने फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पढ़े। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। तो जब जाइगोट जहाँ बन जाता है उतने प्रोसेस को हम खाली फर्टिलाइजेशन में कवर करते हैं। ये सारा टॉपिक आपका फर्टिलाइजेशन में कवर होगा, और इसके बाद वाला जो इवेंट होता है वो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कवर होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो आपका एंडोस्पर्म है वो बन चुका है, आपका जाइगोट बन चुका है। अब ये जो आपके पास एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो सेक था, इसके अंदर यहाँ जाइगोट था। जाइगोट जो होता है अब ये धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा।
और आपके पास जो ये सेल थी सेंट्रल सेल वो कन्वर्ट हो चुकी है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ये सारा कुछ काम जो हो रहा है ये आपका स्टिग्मा और नीचे ओवरी में हो रहा है। ये जो ओवरी है, अभी ये फूल के टाइम हम इसे ओवरी कहते हैं, अब इसके पत्ते या पेटल्स सेपल्स सब झड़ जाएंगे और ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। तो हमारे पास आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है ओव्यूल, वो कन्वर्ट होते हैं सीड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल, हम जब फ्लावर को कट करेंगे तो उसमें ओव्यूल नज़र आएंगे, वही चीज़ जब फ्रूट बन जाती है तो उसमें सीड बन जाते हैं। तो ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड्स। जो ओवरी थी, जो फ्लावर के नीचे वाला पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके पास फ्रूट में। तो ये इवेंट्स हैं आपके पास जिन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। ओव्यूल का सीड में बनना, ओवरी का फ्रूट में बनना। ठीक है, तो ये आपका पास स्टिग्मा हो गया, ये नीचे स्टाइल हो गई, ये ओवरी हो गई। ये जो ओवरी है यही आपका फ्रूट बन जाएगा, फल बन जाएगा, जो भी जिस भी फ्रूट को आप खाते हैं। और जो इसके पेटल्स होंगे और जो इसके सेपल्स होंगे वो सब झड़ जाएंगे। ये स्टिग्मा यहाँ से टूट कर नीचे गिर जाएगा और आपको ये फ्रूट मिल जाएगा। इस फ्रूट के अंदर मिलेंगे आपको सीड, और सीड के अंदर डेवलप होगा जाइगोट से एम्ब्रियो। तो जब आप कोई सीड को ज़मीन में डालते हैं, ये मान लीजिए आपका सीड है, तो इसके अंदर आपके पास जो एम्ब्रियो होता है वो इस टाइप से रूट्स और शूट बनाना शुरू करता है और इससे आपका न्यू प्लांट बन जाता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे पास जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं, पहला। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, दूसरा। तो ये सारे टॉपिक्स हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ते हैं। वापस से आते हैं हम अपने एंडोस्पर्म पे। ये रहा आपका एंडोस्पर्म, ये रहा जाइगोट। मैंने बताया जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसे चाहिए नरिशमेंट, और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। तो यहाँ लाइन लिखी हुई है, एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म पहले बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन सेल्स को नरिशमेंट चाहिए होता है। और एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब है 3N। इसके जो हैप्लॉइडी जो होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है, जिसे हम 3N भी कहते हैं। इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिससे कि न्यूट्रिशन या नरिशमेंट मिलता है एम्ब्रियो को। जो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, अभी जाइगोट में उसमें डिवीजन होंगे, एम्ब्रियो बनेगा। अगर आप ह्यूमन का केस देखें तो जाइगोट एक सिंगल सेल होती है, उससे हमें पूरा बच्चा बनाना होता है, पूरा इन्फेंट बनाना होता है, पूरा एम्ब्रियो बनाना होता है। तो उनमें सेल्स में डिवीजन होते हैं, उसके हैंड्स बनते हैं, उसके हेयर्स बनते हैं, लिम्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो एक सेल से पूरे ऑर्गन को बनाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, और उस बच्चे को नरिशमेंट मिलता है अपनी माँ से। जो उसकी मदर खाना खाती है वो उसको लगता है और उसी में से उसको एनर्जी, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलता है। इसी तरीके से प्लांट को नरिशमेंट चाहिए और उसको ये नरिशमेंट मिलता है एंडोस्पर्म से। तो ये क्लियर हो गया होगा कि एंडोस्पर्म होता है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था और उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ न्यूक्लियस बता रही हूँ। ये हो गया आपके पास PEN और ये हो गया आपके पास PEC। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें डिवीजन होता है, यानी ये एक सेल से 2 सेल, फिर 2 सेल से 4 सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं। तो ये जो डिवीजन होता है इसे हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो जब आपके पास कभी कभी क्या होता है कि इसमें इतने सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हो गए हैं और कोई भी इसमें सेल वॉल नहीं पड़ी है, तो भी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर हैं। तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। दूसरा एंडोस्पर्म होता है जब इसमें सेल पड़ने लगे, इस टाइप से सेल वॉल आ जाए, हर न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल आ जाए। तो जब इसमें ऐसे सेल सेल जैसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 एंडोस्पर्म हो गए, अदरवाइज 3 टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के एंडोस्पर्म जो हमने बुक के अकॉर्डिंग पढ़े हैं वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म।
तो सेलुलर एंडोस्पर्म में जब सेल वॉल पड़ जाती है उसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। जैसे अगर फ्री न्यूक्लियर का बनाना हो, इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हैं, ये हो गया आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वहीं सेलुलर का डायग्राम बनाना हो तो आपको बहुत सारी पहले इसमें सेल्स बनानी पड़ेंगी और हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस इस टाइप से ऐसे दिखाने होंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म जो होता है उसके न्यूक्लियस में यानी कि PEN में आपके पास PEN के अंदर डिवीजन होता है और इससे बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं और इस टाइप के जो एंडोस्पर्म बनेगा उसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। वहीं पर जब उसमें सेल वॉल पड़ जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और वो बन जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। अब ये दोनों एंडोस्पर्म आपको मिलते हैं कोकोनट में। जो कोकोनट का पानी होता है उसे जो आपके पास पानी को हम बोलते हैं टेंडर कोकोनट। ठीक है, आपने एक ब्रेक देखा होगा अन्ना समथिंग टेंडर कोकोनट करके। वो टेंडर कोकोनट जो होता है वो कोकोनट का पानी होता है और इस कोकोनट के पानी के अंदर आपको मिलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए और आपके नॉर्मल टेस्ट के लिए कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है या कोकोनट वाटर में कौन से टाइप का एंडोस्पर्म मिलता है। तो जो वाटर होता है यानी टेंडर कोकोनट होता है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है। वहीं पे जब कोकोनट वाइट कलर का बन जाता है, जिसे हम वाइट कर्नल कहते हैं, जिसे आप गरी कहते हैं हिंदी भाषा में, पानी निकलने के बाद जो साइड में नारियल होता है वाइट कलर का, उसमें होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। यानी कि जब नारियल कच्चा होता है तो उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगता है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म की शक्ल ले लेता है। तो और नारियल में जो वाइट पोर्शन होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो आपका नॉर्मल हरा नारियल जिसे बोलते हैं, जो पूजा या व्रत में चढ़ाते हैं, तो उसमें पानी भी निकलता है, वाइट पोर्शन भी होता है। तो वाइट पोर्शन जो हो गया वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो गया और जो कोकोनट वाटर हो गया जिसे कि हम टेंडर कोकोनट कहते हैं वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोकोनट वाटर टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज़ नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो टेंडर वाला जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जिसमें कि बहुत सारी न्यूक्लियर, अगर आप कोकोनट का पानी लेकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखेगा जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियस नज़र आएंगे। वहीं पर जो वाइट पोर्शन होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो दीज 2-4 लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, अब मैंने बताया कि एंडोस्पर्म का काम है नरिशमेंट, यानी कि जो जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट जो है, जाइगोट को कन्वर्ट होना है एम्ब्रियो में और इसे लेना है खाना पानी जो चाहिए वो एंडोस्पर्म से चाहिए। तो कुछ जाइगोट ऐसे होते हैं जो सारा ही एंडोस्पर्म यूज़ कर लेते हैं और कुछ जाइगोट ऐसे होते हैं जो सारा एंडोस्पर्म यूज़ नहीं करते हैं। तो बनना बाद, जैसे ये सीड है आपका, अगर ये सीड में सारा एंडोस्पर्म यूज़ हो गया, एंडोस्पर्म नहीं है, तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है। जिस सीड में एंडोस्पर्म है यानी पूरा यूज़ नहीं हुआ, जितना यूज़ करना था उतना कर लिया लेकिन बच गया है थोड़ा सा एंडोस्पर्म, तो जिनके अंदर एंडोस्पर्म होते हैं उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो आपके पास सीड जो हो गए वो 2 टाइप के हो गए, एक हो गए एंडोस्पर्मिक और एक हो गए नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक वो सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म होता है यानी कि ख़त्म नहीं हुआ, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, तभी तो बचेगा। नॉन एंडोस्पर्मिक वो सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है यानी कि ख़त्म, एंडोस्पर्म नहीं है, नहीं का मतलब है वो सारा यूज़ हो चुका है। जब सीड जो था एम्ब्रियो बनवा रहा था उसमें उसने सारा यूज़ कर लिया। तो कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इसे याद करने में, तो आप खाली सिंपल एक ही लाइन याद कर लीजिए कि जिसमें एंडोस्पर्म है उसे हम एंडोस्पर्मिक कहते हैं। उसके बाद दिमाग लगा लीजिए कि एंडोस्पर्म है इसका मतलब है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। नहीं है का मतलब है इसमें कम्प्लीटली
सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। तो जिसमें एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्मिक है, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है वो आपका नॉन एंडोस्पर्मिक है। कंप्लीटली कंज्यूम वाली स्टोरी आप खुद दिमाग लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि एंडोस्पर्म जो है वो पूरा कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है, यानी कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो गए। तो पी एंड ग्राउंड नट्स। दूसरा आता है कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म पूरा यूज़ नहीं होता है, बच जाता है। उनके एग्जाम्पल्स हो गए आपके पास कोकोनट एंड कैस्टर। ये वाला टॉपिक आपको आगे भी मिलेगा सीड वाले पोर्शन में। तो आपको सिंपली सीड का एक ही आंसर बस पॉइंट याद रख लीजिए कि एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक, और एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक, और इनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है, ये ग्रास का है। ये ग्रास का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि आपके पास ये सारे पोर्शंस हैं। ये भी आगे आगे टॉपिक में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। रेडिकल, रूट कैप, कोलोराइजा, कोलोप्टाइल और स्क्यूटेलम। तो ये आगे वाले टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगा। ग्रास का है ये। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो किससे बन रहा है? जाइगोट से। जाइगोट जो 2n था वही अब क्या करेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब हमें उन डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने आगे डायग्राम्स देखे थे, लेकिन पढ़ाने से डायग्राम दिखाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उस जब उनमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो सीड्स में बहुत सारी अर्ली स्टेजेस आती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, और ये मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम ही होती हैं। अगर हम पीछे डायग्राम्स में जाएं तो आपको ये वाले डायग्राम्स मिलेंगे। तो ये जो जाइगोट था, ये जाइगोट इस टाइप का डेवलप हुआ। अब इसमें 2 डिवीजन होते हैं, वही सिंपली माइटोसिस होती है। तो इसमें ये 2 सेल्स बन गए। 2 सेल के बाद थर्ड डायग्राम में देखेंगे इसमें एक ऊपर एक सेल बन जाता है और नीचे इस टाइप से बन जाते हैं सेल्स, इन्हें हम सस्पेंसर कहते हैं। और नीचे ये जब गोल बनता है, ऐसे गोल बन के, और इसमें आपको ऐसे सेल्स बनाने पड़ते हैं, इस स्टेज को हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस जो भी स्टेजेस आ रही हैं इन्हें हम एम्ब्रियोजेनी कहेंगे, कि पहले जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद ये सेकंड जो डायग्राम है इसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, सेकंड प्रो एम्ब्रियो बनता है, थर्ड ग्लोब्यूलर शेप या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है जिसमें नीचे से गोल सा दिखाई देगा आपको, और ऊपर एक सेल्स होंगे, और यहाँ पे ये बहुत सारे नेक या सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं इन्हें। थर्ड आता है आपका हार्ट शेप। जब ये इस टाइप का बनने लगता है, ऊपर सेल मिलेंगे, यहाँ नेक हो गई है इसकी, नेक बोल दीजिए या सस्पेंसर बोल दीजिए। तो यहाँ पे जब ये इस टाइप से बनता है, हार्ट यानी दिल के शेप का बनता है, तो इसे हम हार्ट शेप एम्ब्रियो बोलते हैं, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो। उसके बाद ये मैच्योर हो जाता है, ये जो हार्ट होता है इसको इस टाइप से ये ऐसे डेवलप होने लगता है, और ये इसके 2 कॉटिलिडन्स होने लगते हैं। तो इस शेप को हम मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनी में आप पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर आपके पास ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये पूरे जो स्टेजेस होती हैं ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की होती हैं। ये स्टार्टिंग की जो शेप्स होती हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम होती हैं। तो हम एम्ब्रियो वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है, जिसमें आपने पहले पढ़ा कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो बनेंगे, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इनकी डिटेल्स पढ़नी है तो आप रिफ्रेशर कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन जर्नली बस इतना ही टॉपिक आता है कि किस किस टाइप से डेवलपमेंट होता है। अब आते हैं आगे के टॉपिक में, डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस होता है? जो सीड्स होते हैं वो आपके पास 2 टाइप के हो गए। एक होते हैं डाइकॉट जिसमें ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, और एक हो गए मोनोकॉट। जैसे आपने राइस का देखा होगा, राइस या फिर वीट देखा होगा, तो राइस और वीट में उसमें हल्का सा से पार्टीशन होता है, लेकिन आप इसे अगर प्रेस करेंगे तो ये 2 में टूटेगा नहीं, और इक्वल पार्ट्स में भी नहीं टूटेगा। वहीं अगर आपने ग्राउंडनट, मूंगफली को तोड़ा होगा, चने को तोड़ा होगा, तो वो ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है।
तो जिनके जिनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। जिनके अंदर सिंगल कॉटिलिडन होता है उसे हम मोनोकॉट कहते हैं। तो एम्ब्रियो आपके पास जो सीड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डाइकॉट्स और एक होते हैं मोनोकॉट। डाइकॉट जो होते हैं वो आपको हायर प्लांट्स में मिलते हैं, मोनोकॉट होते हैं वो ग्रास फैमिली में मिलते हैं। राइस और वीट भी एक ग्रास है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे अगर हम इसको, इस डायग्राम को ऐसे समझें, ये हो गए 2 कॉटिलिडन्स, इक्वल पार्ट्स पे हम बना देते हैं। ये 2 कॉटिलिडन्स हो गए। जब आप बीज को कभी ज़मीन में डालते हैं तो इसमें से ऊपर की तरफ निकलते हैं कुछ पार्ट और कुछ पार्ट नीचे की तरफ से निकलते हैं। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम प्लूम्यूल कहते हैं। ठीक है, प्लूम्यूल जो कि आगे जाके शूट बनाता है जिससे लीव्स बनेंगी, ऊपर का ब्रांचेस बनेंगी, फ्लावर्स बनेंगे जब पूरा डेवलप हो जाएगा। और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। जैसे ये अगर ऐसे है और इसमें से ये नीचे से निकल रहा है तो इसे हम रेडिकल कहेंगे। रेडिकल जो होता है वो आपका रूट बनाता है। तो आर से रेडिकल, आर से रूट, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस रूट बनने के बाद इसमें नीचे ऐसे करके एक टिप भी होती है, रूट टिप। ये आपके पास रूट टिप होती है और इसे रूट कैप कहते हैं। तो ये जो कैप टाइप की कवरिंग होती है जिससे कि जो रूट है वो नीचे टूटे ना, क्योंकि उसे मिट्टी में जाना है, पत्थरों के बीच में से जाना है। तो जो टिप होती है उसको कवर, जो आपके पास ये टिप है, इस टिप को कवर करने के लिए यहाँ पे कैप प्रेजेंट होती है इस टाइप से। इसी को रूट कैप कहा जाता है, जो अंदर की रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो सीड में आपके पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, या जैसे हम इसको इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं इस टाइप से। तो इसके ऊपर जो जाएगा वो हो गया प्लूम्यूल और इसके नीचे जो जाएगा वो हो गया आपके पास रेडिकल। प्लूम्यूल जो है वो आपका शूट बनाता है और रेडिकल जो है वो आपका रूट बनाता है। रूट में नीचे रूट कैप होती है और रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक रूट कैप प्रेजेंट होती है। ऊपर वाले पोर्शन को हम एपिकोटाइल कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो ये आपको 11th क्लास की बुक में डायग्राम मिल जाएगा। 11th में एक चैप्टर था लास्ट बीच में, प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो टॉपिक था, उसमें जो लास्ट चैप्टर था जिसमें ऑक्सिन गिबरेलिंस वाला जो टॉपिक था, उसमें आगे 1-2 पेजेस आगे आपको डायग्राम मिलेगा जिसमें फ़ोटो में मिलेगा कि एक हुक शेप बनता है। जैसे ये आपके पास, जैसे सीड डाला आपने तो इसमें एक आगे ऐसे हुक बनता है, नीचे ऐसे हुक बनता है। तो ये जो हुक होता है फिर यहाँ से पत्ते निकलने लगते हैं, इस हुक को ही हम एपिकोटाइल कहते हैं। आप प्लीज़ 11th की बुक कंसर्न करिए एक बार इस डायग्राम को देखने के लिए। और नीचे जो ऐसा हुक होता है इसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं और इससे यहाँ पे ये रूट बनना शुरू हो जाती हैं। तो क्लियर हो गया होगा ये। आते हैं मोनोकॉट पे। मोनोकॉट जो होता है वो आपके पास सिंपल एक कॉटिलिडन वाले हो गए और इसके कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रास फैमिली के कॉटिलिडन को क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नीट एंड योर एग्ज़ाम, कि सिंपल ग्रास फैमिली के जो कॉटिलिडन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, मैं इसका डायग्राम खुद से ही बना दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये इस टाइप से ये हो गया आपके पास स्क्यूटेलम और यहाँ पर लीव्स कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है, कोलियोप्टाइल, और इसके अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। और ये हो गया आपके पास कोलोराइजा और इसके अंदर जो होता है रेडिकल। तो सिंपल तरीका है याद करने के लिए, इसमें पी आ रहा है तो ये प्लूम्यूल को कवर करता है, इसमें आर आ रहा है ये रेडिकल को कवर करता है, रेडिकल और रूट कैप को कवर करता है। और आपके पास जो ये वाला है कोलोप्टाइल, ये आपके पास प्लूम्यूल को कवर करता है। एक बार मैं डायग्राम देख लेती हूँ अगर यहाँ कहीं डायग्राम दिया होगा तो। ओके, यहाँ दिया हुआ है ये डायग्राम। तो आपने देखा कि सबसे ये जो आउटर कवरिंग होती है इसे पेरिकार्प कहते हैं, ये एंडोस्पर्म होता है। सॉरी, मैंने वहाँ शायद स्क्यूटेलम बता दिया है। तो ये वाले पोर्शन को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये जो नीचे पोर्शन है ये स्क्यूटेलम है और ये है आपका कोलोप्टाइल और नीचे है कोलोराइजा। तो इसमें ये इस टाइप का जो है
ये कवरिंग, जैसे ये कोलोराइजा मान लीजिए, ये कोलोप्टाइल दिया हुआ है, तो इसमें भी पी आ रहा है और इसके अंदर जो कवरिंग होगी वो प्लूम्यूल को कवर करेगी। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ इसमें पी आ रहा है और ये प्लूम्यूल को कवर कर रही है। वैसे ही नीचे वाला जो ऐसे करके दिया हुआ है ये कोलोराइजा हो गया और ये रेडिकल को कवर कर रही है। तो सिंपली याद करने का तरीका है, इसमें पी आ रहा है, इसमें भी पी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है। तो इससे आप कभी नहीं बोलेंगे कि कौन किसको कवर करता है, क्योंकि ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये जो डायग्राम सीड है ये आपके पास मोनोकॉट का सीड है, जिसमें हमने पढ़ लिया कि आउटर कवरिंग को पेरिकार्प कहते हैं। ये प्रोटीन की बनी होती है ये लेयर। उसके बाद ये एंडोस्पर्म होता है और ये जो कॉटिलिडन होता है उसे स्क्यूटेलम कहते हैं। और प्लूम्यूल को कवर करती है उसे हम कोलोप्टाइल कहते हैं। रेडिकल को जो कवर करती है उसे कोलोराइजा कहते हैं। प्लूम्यूल से शूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको डायग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही, सो डैट कि इतना क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा सीड है। तो सीड का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये